क्लास। बेटा हमने जो लास्ट लेक्चर दिया था आपको उसमें हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की और डिस्प्लेसमेंट करंट की, और मैक्सवेल की हमने 4 इक्वेशन बताई थी, जिसमें गोजला था, गोजला इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गोजला इन मैग्नेटिज्म, और फिर हमने फैराडे लॉ की बात की थी और एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया था मैक्सवेल ने। तो हमने उसको एक्सप्लेन किया था मैक्सवेल मॉडिफाइड मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अगले टॉपिक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट में मैं जो 3 बातें बताई थी वो ध्यान रखना। जिन बच्चों के पास पुराने एग्जाम आइडिया हैं वो बच्चे एग्जाम आइडिया से क्वेश्चन पढ़े छोटे, उसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बेटा बोर्ड में, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 नंबर का एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आता है। और जिसमें अगला जो टॉपिक है वो इसकी प्रॉपर्टी से है, और प्रॉपर्टी से ही बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, इनमें पूछ लिए जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टीज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती क्या है। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दरअसल वो वेव होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड ऑल्सो द they are also perpendicular to the direction of propagation। और हमने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैक्सवेल ने ये बताया था कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल जो ओसिलेट कर रहा है, जो एक्सेलरेट कर रहा है, वो दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करेगा। और क्योंकि एक ओसिलेटिंग चार्ज जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करेगा तो जो उस ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी होगी वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी भी वहीं होगी जो उस चार्ज पार्टिकल की होगी। तो ये 2-3 बातें हैं जो बेसिक बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने ये बताया कि दोनों फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हमने 11th क्लास में ही आपको बता दिया था। 11th क्लास में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमने वेव्स पढ़ाई थी तो हमने वेव्स के टाइप भी आपको बताए थे, तो उसी में थी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पहली प्रॉपर्टी ये है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम for their propagation। इनको प्रोपगेट होने के लिए किसी भी तरह के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ये हमने इसमें बताया। एंड मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वैक्यूम में भी इजीली प्रोपगेट कर सकती हैं। सो they propagate in medium, in any medium as well as vacuum, या जिसे हम फ्री स्पेस भी बोल देते हैं। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड दे आल्सो परपेंडिकुलर, they are also perpendicular to the, because the oscillation is also perpendicular to the direction of propagation। तो इसका मतलब ये नेचर में कैसी होगी बेटा? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स इन नेचर, ये नेचर में ट्रांसवर्स होती हैं। ठीक है भाई। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है, क्योंकि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो ये किसी भी मीडियम में ये ट्रैवल कर सकती हैं। एंड वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्पीड की लाइट से ट्रैवल करेंगी। दे ट्रैवल इन वैक्यूम with speed of light, and it is given by
किसी भी वैक्यूम के अंदर जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, और वो स्पीड ऑफ लाइट दरअसल किसके बराबर होगी बेटा? फॉर्मूला है एक म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। परमेबिलिटी और परमिटिविटी का जब हम स्क्वायर रूट कर देते हैं और उसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो दरअसल किसके बराबर आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के। और इसी स्पीड के साथ कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रेवल करती है। तो अगर ये वैक्यूम में है तो मीडियम में क्या होगी? इन मीडियम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज c इज इक्वल टू 1 में म्यू एप्सिलॉन। मतलब ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा किसको? वैक्यूम को। लेकिन अगर मैं इस म्यू नॉट को म्यू से और एप्सिलॉन को नॉट को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दूं तो इसका मतलब ये स्पीड जो लिखी गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये किस में लिखी गई है? एक वैक्यूम में। ठीक है बेटा, सॉरी मीडियम में। ये वैक्यूम में और ये मीडियम में। दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सन से आने वाली रेडिएशंस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती हैं। हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही वेव है। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? डेफिनेशन के तौर पे तो हमने ये कह दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है एंड द ऑसिलेशन आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? भाई हमारे चारों तरफ जितनी भी वेव हमने पढ़ी है, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, गामा रे, रेडियो वेव, जो भी वेव हम जानते हैं वो सारी की सारी क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बारे में सबसे पहले हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था। हर्ट्ज सभी जानते हैं, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिनके नाम से फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। तो हर्ट्ज साइंटिस्ट ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, वो हम सबसे इस चैप्टर के सबसे आखिरी में बताएंगे आपको, क्योंकि उसका कहीं लेना देना है नहीं, एग्जाम में आता नहीं, तो बस उसकी थ्योरी है तो वो हल्की सी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट को के अंदर उसने डिराइव करके दिखाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करके दिखाई उसने। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई उसकी रेंज बहुत कम थी, और आगे चल के इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इस आगे चल के इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आगे प्रोपगेट किया था जेसी बोस ने, इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस। उन्होंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे लेके आए और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्लासिफाई किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू, इन द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अलग अलग एक्सप्लेन किया उन्होंने कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमने बोला ना कि जितनी वेव है वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो कैसे आइडेंटिफाई हो कि ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये अल्ट्रावायलेट है, ये इंफ्रारेड है, ये एक्सरे है, तो ये कैसे पता लगे? तो जेसी बोस ने एक स्पेक्ट्रम बनाया और उस स्पेक्ट्रम के अंदर सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग रखा गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम बात करेंगे आगे। फिलहाल हम प्रॉपर्टीज पर हैं और हमने 3 प्रॉपर्टी देखी है इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा इसकी क्या है। तो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 3 प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी? क्योंकि हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती हैं एक ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से, तो इसके लिए हम इसकी चौथी प्रॉपर्टी यही बना देते हैं। इट प्रोड्यूस्ड, या हम कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are produced by an oscillating charge। ओसिलेटिंग चार्ज से ये पैदा होती हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही इसके क्या है बेटा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, या हम कहें in electromagnetic wave, electric field and magnetic field, मतलब E वेक्टर एंड B वेक्टर, जिसे हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सेल्फ सस्टेन। ये सेल्फ सस्टेनिंग होती है बेटा, अपने आप ही एडजस्ट हो जाती हैं
प्रारूप के हिसाब से, ठीक है, कि भाई क्या किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो सेल्फ सस्टेन होती हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है, ये किसी पर डिपेंडेबल नहीं होती है, अपने आप ही एडजस्ट हो जाती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स नेचर शो करती है, और ये हम प्रूव भी करेंगे कि वो ट्रांसवर्स नेचर कैसे शो करती है, ठीक है। आगे अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, आगे चल के हम इसकी बात करेंगे। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो सेल्फ सस्टेन होती हैं। दूसरा, द रेशियो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम कहें रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई वेक्टर से लिख रहा हूं, तो इसका एम्पलीट्यूड किससे लिख दूं, ई नॉट वेक्टर से लिख दूं, ई नॉट वेक्टर, एंड मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट वेक्टर इज इक्वल टू the ratio of the amplitude of electric field E naught to magnetic field B naught is equal to speed of light। कहने का मतलब कि C है ना, वो E नॉट बाय B नॉट के रेशियो के बराबर होगा, और ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का रेशियो किसके बराबर होगा बेटा, सी के बराबर होगा। सी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक का और मैग्नेटिक फील्ड की पीक का रेशियो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड के बराबर होगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है बेटा। अगली जो प्रॉपर्टी है, सेवेंथ प्रॉपर्टी, एनर्जी डेंसिटी, या हम कहें जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी तो दो होती हैं, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और एक मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। उन दोनों का अगर मैं एवरेज लूं तो वो एवरेज हमेशा कांस्टेंट होगा ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑलवेज कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कैसे होगा वो समझो, इसके नीचे ही हम लिख सकते हैं बेटा इस चीज को। देखो हम जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्योंकि जब मैं एवरेज की बात करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पर जो हम ई लिख रहे हैं बेटा ये ई आर एम एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई आर एम एस, जब हम एवरेज की बात करेंगे, ठीक है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमेशा कांस्टेंट होगी। अब ये फिलहाल है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, और ये हो गई हमारी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी यूबी। यूबी किसके बराबर, हाफ बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ये हो गए हमारे पास, ये हमने पहले पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इन दोनों का जो एवरेज होगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो दरअसल हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इस चीज को कैसे देखेंगे, देखो तो बेटा हम सेवेंथ प्रॉपर्टी अब इसको प्रूव करेंगे। तो भाई यूई और यूबी हमने पता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हमारे पास इसके बराबर होती है। तो अब इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का हम और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि ये दोनों ही फील्ड होती हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और हमने कहा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की एवरेज एनर्जी डेंसिटी दैट मीन्स किसके बराबर होगी, यूई प्लस यूबी के। यूई की वैल्यू किसके बराबर लिखेंगे हम, यूई हो गया हमारे पास हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एंड क्योंकि मैंने बोला कि ये जब हम एवरेज की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, हम जब एवरेज की बात, वैसे तो ये लिखा जाता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर और बी नॉट का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ई और बी ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एवरेज की। तो यहाँ पर ये बेटा ई आर एम एस प्लस बी आर एम एस अपॉन में 2 म्यू नॉट ऐसे लिखेंगे इसके, ये ई आर एम एस और बी आर एम एस रखी जाएंगी। बहुत आसान सी चीज है, क्योंकि ये कांस्टेंट होती है, इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के बराबर होती हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी
जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है वो दोनों सेम होती हैं, इसलिए इनका एवरेज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो देखो कैसे बराबर होंगी भाई, ये आ गया मेरे पास हाफ ऑफ ई नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर, और हम जानते हैं कि भाई ई आर एम एस किसके बराबर होता है, ई नॉट बाय अंडर रूट टू इस सारे का होल स्क्वायर। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं बी आर एम एस को बी नॉट बाय अंडर रूट टू इस सारे का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट और बी स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं बी नॉट स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज हमें करनी है, वो करनी क्या है, पीछे हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन कौन सी, ये हमारे पास यू एवरेज है। दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी पढ़ी थी बेटा, एक प्रॉपर्टी तो हमने ये पढ़ी थी कि भाई सी है ना वो किसके बराबर होता है, ई नॉट बाय बी नॉट के, और एक होता है कि सी है ना वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये दो बातें हमने पढ़ी थी, इन्हीं का अब मैं यूज करने वाला हूं जरा, क्योंकि इस पूरी एनर्जी डेंसिटी को या तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लूं, या मैं इस पूरी एनर्जी डेंसिटी को जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं, या तो मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में निकाल लूं या मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, मतलब या तो मैं बी नोट को चेंज करूं या मैं ई नोट को चेंज करूं। तो एक काम करते हैं, मैं बी नोट को चेंज कर लेता हूं या मैं ई नोट को, जो भी तुम्हारी इच्छा हो बेटा वो कर लेना। तो यहां से मैंने ई बी नोट की वैल्यू निकाल ली, और बी नोट किसके बराबर आ गया हमारे पास, ई नोट अपॉन में सी आ गया। ये जो वैल्यू है हमारे पास जो हमने यहां से निकाली, इस वैल्यू को उठाकर मैं यहां रख दूं, यहां रखेंगे तो क्या आएगा, 1/4 ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट, बी नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, ई नॉट का स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बी नॉट का स्क्वायर है तो इन दोनों को यहां रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे ही ये सी स्क्वायर होगा तो अब क्या होगा, देखो यू एवरेज बराबर, अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, अब इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। भाई सी अगर इसके बराबर है तो सी स्क्वायर इसके बराबर, और यहां हमें एक सी स्क्वायर मिल रहा है ना, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट और ई नॉट का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर की जगह 1/म्यू नॉट, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों ऊपर चले जाएंगे, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा, कटने के बाद जो हमारे पास एवरेज आएगा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी आएगी, वो कितनी आएगी बेटा, यहां से भी देखो दोनों सेम है ना, ये भी 1/4 म्यू नॉट सॉरी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ये भी 1/4 ई नॉट का स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, तो मतलब 1/4 और 1/4, 1/4 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ नहीं आ जाएगा, तो कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ये आ गया अपने पास। तो ये क्या होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी इन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम कहें इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ही होती है। जो मैंने एवरेज एनर्जी डेंसिटी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की निकाली है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में निकाली है। तो दोनों ये, या आप मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में निकालते तो आप ई नॉट की जगह रख देते बेटा, ई नॉट किसके बराबर, सी बी नॉट के, और फिर सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करनी होती तो ये बी की फॉर्म में आ जाता। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और U एवरेज बराबर, क्योंकि मैंने लिखा कि भाई ई आर एम एस है वो किसके बराबर होगा, ई नॉट बाय अंडर रूट टू, तो ये यहां पर बन रहा है ना ई नॉट बाय अंडर रूट टू, तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई आर एम एस का स्क्वायर। ये हमारी 7वीं प्रॉपर्टी का प्रूफ था। अब तो बेटा 7 प्रॉपर्टी हो गई, 8वीं प्रॉपर्टी जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि मैंने कहा कि देखो हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हैं, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, एक्स रे, गामा रे, विजिबल रीजन, ये सब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास हैं और ये वेव्स हमारे चारों तरफ घूम रही होती हैं, और इनके अलावा भी फील्ड, और ये आपस में, अगर ये आपस में डिफ्लेक्ट करती तो कोई भी सिग्नल हमारे पास नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमारा जो रेडियो सिग्नल है, जो हमारे फोन में सिग्नल आता है वो एक रेडियो सिग्नल है, ठीक है, और वो रेडियो सिग्नल अगर किसी दूसरी फील्ड के कांटेक्ट में आता तो वो हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाता अगर डिफ्लेक्ट होता। तो इसका मतलब सीधे सीधा सा एक तौर पर हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट डिफ्लेक्ट,
बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ये बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, नौवीं प्रॉपर्टी जो है इसकी वो ये है, क्योंकि मैंने बताया कि इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, मतलब सन से आने वाली जो रेडिएशन है वो सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो पहले वैक्यूम ट्रैवल करती हैं और फिर मीडियम में एंटर करती हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि भाई जो सन से लाइट आती है, हमने 10th क्लास में पढ़ा है रे ऑफ लाइट, तो ऑब्वियसली बात है वो ऑप्टिकल फिनोमेना फॉलो कर रही है। तो एक बात तो कंफर्म है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किसको फॉलो करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉलोड ऑप्टिकल फिनोमेना। अब ऑप्टिकल फिनोमेना तो बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल ऑप्टिकल फिनोमेना दैट इज रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गई। अब ये पोलराइजेशन क्या होती है ये हम 12th में पढ़ेंगे, 10th में हमने नहीं पढ़ा था पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हम 12th में पढ़ेंगे। एक होता है इंटरफेरेंस, ये सारे के सारे ऑप्टिकल फिनोमेना हैं, इनके अलावा और भी हैं एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, ये सारे ऑप्टिकल फिनोमेना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉलो करती है। ये दो आपने नहीं पढ़े हैं, ये अभी 12th क्लास में है, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। ऑप्टिक्स जो हमारा अगला यूनिट होगा। इसके बाद क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ऑप्टिकल फिनोमेना फॉलो होता है, और वो जो ऑप्टिकल फिनोमेना होता है ना वो मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। अगर हम कह रहे हैं कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ऑप्टिकल फिनोमेना फॉलो कर रही है, इसका मतलब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है ना, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल फिनोमेना। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट वेक्टर। उस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम क्या कह देते हैं, लाइट वेक्टर भी कह देते हैं। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल फिनोमेना। That's why also known as this vector, this electric field vector known as light vector। क्या बोल देते हैं बेटा इसको, लाइट वेक्टर। ठीक है, ये 10वीं प्रॉपर्टी थी। अब देखो इसकी 11वीं प्रॉपर्टी। बेटा जो 11वीं प्रॉपर्टी है अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी है, वहां से एक छोटा क्वेश्चन आएगा, चाहे वो फिलिंग इन द ब्लैंक्स आ जाए, चाहे वो एक एमसीक्यू आ जाए, और चाहे आपसे वन लाइनर पूछ ले, क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखना इस बात का प्रॉपर्टी से। जो इसकी 11वीं प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि भाई जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा, exerted on surface by electromagnetic wave, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा, जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा वो क्या होगा, P इज इक्वल टू 1/a dp अपॉन में dt। ये तो है प्रेशर, और बेटा ये जो P है ना ये मोमेंटम है। मोमेंटम और प्रेशर का एक रिलेशन है, वो हम अभी इसका डेरिवेशन करेंगे जब हम बात करेंगे। फिलहाल आप प्रॉपर्टी पर ध्यान दो। ये जो प्रेशर है ना वो प्रेशर किसके बराबर है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/a, a be the area of the surface and dp by dt is the change in the momentum of the wave, which is also equal to I by c। I is the intensity and c be the speed of light। I be the intensity and c be the speed of light। ये ध्यान रखना। तो यहां मैं लिख देता हूं dp अपॉन में dt वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और I इंटेंसिटी को। I तो ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम, और आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटेंसिटी को, ये इंटेंसिटी को और ये चेंज इन मोमेंटम को। अब इसका प्रूव करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, ट्वेल्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वेव का मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो लिखा जाता है बेटा पॉइंटिंग वेक्टर के थ्रू। किसके थ्रू लिखा जाता है, पॉइंटिंग वेक्टर। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखो इसमें क्या लिखते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी ट्रांसपोर्टेड in electromagnetic wave, sorry, in electromagnetic wave energy transported per unit area is given by, क्या होगा बेटा, S वेक्टर इज इक्वल टू 1 में म्यू नॉट E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसका प्रूफ हमारे 12th क्लास में नहीं है, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर में कॉलेज में। इसका प्रूफ हम करवा देंगे अभी। और यहाँ पर जो एस वेक्टर है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान होना चाहिए बेटा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर भी बोल देते हैं, POINTING, पॉइंटिंग वेक्टर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस वेक्टर से, और ये मेजर किया जाएगा। ध्यान दें, पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो मेजर किया जाता है, डिनोट किया जाता है बेटा एस वेक्टर से, और मेजर किया जाता है वाट पर मीटर स्क्वायर में। मेजर इन वाट पर मीटर स्क्वायर, मेजर इन वाट पर मीटर स्क्वायर, एंड एस वेक्टर इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर विच इज डिनोटेड द एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया, की कितनी एनर्जी ट्रांसपोर्ट हुई है वो डिनोट की जाएगी एस वेक्टर से। तो ये है हमारी 12वीं प्रॉपर्टी। अब इसकी, ये तो थी 12वीं प्रॉपर्टी, अब है इसकी 13वीं प्रॉपर्टी। 13वीं प्रॉपर्टी है इसकी इंटेंसिटी से रिलेटेड, कि भाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, depend upon the amplitude of electric field, depend upon amplitude of field, amplitude of field, या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, क्योंकि पीछे हमने इसी पे निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में निकाली थी। आप मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखना जरूरी है, आप मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इंटेंसिटी है ना, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिपेंड करती है बेटा एम्पलीट्यूड पे। तो ये कैसे प्रूव करेंगे इस बात को कि भाई ये इस पे डिपेंड करती है। तो देखो इंटेंसिटी जो होती है, फॉर्मूला आपको इसका डेरिवेशन अगर पूछा जाता है तो आप बताना है आपने, वरना आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। हर प्रॉपर्टी का रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से याद हो, क्योंकि एमसीक्यू में मैंने पहले बताया है, और वन लाइनर इनमें फिलिंग द ब्लैंक में पूछा जाएगा। तो इंटेंसिटी जो होती है वो होती है अपने पास एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये इंटेंसिटी का अपना फॉर्मूला है। अब इंटेंसिटी अपने पास होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ से एनर्जी चाहिए, ताकि मैं इंटेंसिटी निकाल सकूं। आई इज इक्वल टू यू अपॉन में ए इंटू में टाइम। सपोज स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की बात हो रही है तो मैं डेल्टा टी लिख लूं यहाँ पर। तो मुझे यहाँ एनर्जी चाहिए, और क्योंकि एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। भाई एवरेज एनर्जी डेंसिटी है वो बेसिकली क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो U किसके बराबर हो गया, एनर्जी किसके बराबर, U एवरेज मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके बराबर, एरिया इंटू लेंथ। यही होगा भाई, वॉल्यूम को मैंने एक तरफ कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एनर्जी मुझे चाहिए जो मुझे यहां पुट करनी है। तो
एरिया इंटू लेंथ, लेंथ का मुझे नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल कर रही है और मैं स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में निकालना चाहता हूं। तो भाई लेंथ किसके बराबर, यू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय ए और इंटू में सी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि लेंथ को आप क्या लिख सकते हो, स्पीड इंटू टाइम। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम ही तो होगा। तो इसका मतलब u की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, u इज इक्वल टू यू एवरेज ए इंटू डेल्टा सी इंटू डेल्टा टी, एंड u एवरेज इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ये लिख के आया हूं मैं। और क्योंकि मुझे यही प्रूव करना है कि इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पर, तो मैंने एवरेज डेंसिटी इसीलिए यूज की थी ताकि मैं एम्पलीट्यूड ले आऊं यहां पर, इंटू ए इंटू सी इंटू डेल्टा टी। आप देख रहे हो वैल्यू यहां उठाकर रख दूं तो क्या आ जाएगा बेटा, यहां से हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये पुट कर दें यहां पर, तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर ए सी डेल्टा टी अपॉन में ए इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, ए से ए कट गया, आई किसके बराबर आ गया बेटा, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट सी इंटू ई नॉट का स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ द इंटेंसिटी। ये 13वीं इसकी प्रॉपर्टी है और इसी में मैंने इसका प्रूफ भी करवा दिया। डायरेक्ट अगर मैं लिखता तो उससे समझ में नहीं आता कि भाई इंटेंसिटी, अगर मैं कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी इतनी होती है तो समझ में नहीं आता कि इंटेंसिटी आई कहाँ से। तो इंटेंसिटी को लेके चलते हैं और पीछे जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उन्हीं का मैंने यूज करके ये आंसर निकाला है।